हेलो स्टूडेंट्स। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कक्षा 11 के आज के पेपर का सॉल्यूशन। ठीक है, तो सभी ध्यान से देखिए। पहला और दूसरा क्वेश्चन है वो पैसेज के हैं, तो मैं सीधे आंसर आपको बताने जा रहा हूँ। एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में पैसेज है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, कलाम वॉज बोर्न इन मिडिल क्लास तमिल फैमिली। कलाम है वो मिडिल क्लास तमिल फैमिली में जन्मे थे। इन द आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम। रामेश्वरम का जो आइलैंड टाउन था उसमें जन्मे थे। ठीक है, रामेश्वर वॉज इन द अरेस्ट वाइल मद्रास स्टेट। कलाम्स मदर वॉज आसियामा। कलाम्स हाउस वॉज सिचुएटेड इन रामेश्वरम इन मोसक स्ट्रीट, मस्जिद वाली गली में स्थित था। वोट वर द डिसएडवांटेज ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम्स फादर। डिसएडवांटेज वो था डिस्पाइट डिस्पाइट इन फॉर्मल एजुकेशन, यानी वो फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, उनके पास शिक्षित नहीं था। डिस्पाइट फॉर्मल एजुकेशन एंड वेल्थ। वेल्थ होता है धन, यानी धन और एजुकेशन उसके पास नहीं थी, ये कह रहा है। लेकिन फिर भी ही हैज़ द ग्रेट इननेट विजडम। क्वालिटी थी कि हैड ए ग्रेट इननेट विजडम। इननेट होती है जन्मजात, विजडम होती है बुद्धि। इननेट विजडम थी एंड ट्रू जेनरसिटी, और सच्ची उदारता थी। जेनरसिटी होती है उदारता, जेनरसिटी उदारता। ऑफ स्पिरिट, स्पिरिट यानी आत्मा की सच्ची उदारता उसमें थी। इननेट विजडम थी और सच्ची उदारता थी। वो टाइप ऑफ बॉय वॉज कलाम इन ए हिज चाइल्डहुड। कलाम वॉज ए शॉर्ट बॉय, शॉर्ट बॉय था। रेदर इन डिस्टिंग्विश्ड लुक्स, ज़्यादा अन बिना कोई डिस्टिंग्विश वाली लुक का। ठीक है। हिज ऑस्टर फादर अवॉइड ऑल लग्जरीज। सभी प्रकार की लग्जरीज से बचते थे उसके पापा। लग्जरीज से बचते थे, लेकिन जितनी भी नेसेसिटीज थी वो पूरी कर दी जाती थी। लग्जरीज होता है आरामदायक जीवन से वो बचते थे। ठीक है। वोट वर फीचर्स ऑफ कलाम्स सेंट्रल हाउस। कलाम के सेंट्रल हाउस पैतृक घर के जो फीचर क्या था, इट वॉज ए पक्का हाउस। पक्का हाउस मेड ऑफ ब्रिक एंड लाइमस्टोन। पक्का हाउस मेड ऑफ ए ब्रिक, ब्रिक में से इंटे, एंड लाइमस्टोन, लाइमस्टोन से बना हुआ था। ही वॉज ए फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज इनबोर्न। इनबोर्न का मतलब होता है इननेट। इननेट ये है इसका सिमिलर वर्ड, जन्मजात। दूसरा पैसेज, दूसरे पैसेज में क्या गया है, हाउ जनरेशंस कंट्रीब्यूट। विजन के बारे में, हर देश का एक विजन होना चाहिए तभी वो देश आगे बढ़ पाता है। ठीक है। हाउ डू जनरेशंस कंट्रीब्यूट इन टेकिंग द नेशन ग्लोरियस हाइट्स, कि कैसे जनरेशन को कंट्रीब्यूट करते हैं नेशंस को ग्लोरियस हाइट पर ले जाने के लिए। बाय एडिंग टू द अचीवमेंट्स ऑफ देयर प्रीडिसर्स, अपने जो प्रीडिसर्स है, पूर्वज हैं, उनके अचीवमेंट्स को ऐड करते हुए आगे ले जाना, इसलिए वो हाइट की तरफ जा सकता है देश। वोट वर द डेवलपमेंट ऑफ ए नेशन एम्प्लाई। देश का जो डेवलपमेंट है किसको इम्प्लाई करता है, कल्चरली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, ये सभी पर इम्प्लाई करता है, तो डी इसका सही है। लेड और नेशनल, हु लेड और जनरेशन ऑफ फ्रीडम फाइटर्स। फ्रीडम फाइटर्स जनरेशन किसने नेतृत्व किया, महात्मा गांधी ने किया था। फाइंड द पैसेज ऑफ द पैसेज वर्ड अपोजिट इन मीनिंग इन द फॉलोइंग। फॉलोइंग जो अपोजिट वर्ड है वो देखो, अपाथी। अपाथी होता है दुख, और इसका उल्टा हो गया प्रोस्पेरिटी। विजन, वाई वर द विजन्स नेसेसरी फॉर ए नेशन। देश के लिए विजन क्यों जरूरी है, कि विदाउट विजन ए नेशन स्ट्रे अवे। बिना नेशन है, बिना विजन है, कोई भी स्ट्रे अवे हो जाता है, ऐसे ही भटक जाता है। स्ट्रे अवे से भटकना, जैसे इसमें उदाहरण दिया है कि शिप है, जहाज है, और विदाउट एनी डेस्टिनेशन इट स्ट्रे अवे, कि बिना कोई गंतव्य के डेस्टिनेशन के जहाज भटक जाता है, ऐसे ही बिना कोई विजन के देश है वो डेवलप नहीं कर पाता। वोट वॉज द विजन ऑफ और लास्ट जनरेशन ऑफ फ्रीडम फाइटर्स। फ्रीडम फाइटर्स थे, उनका विजन क्या था, उनका विजन था ना कि टू फ्री द कंट्री, टू मेक द नेशन फ्री, देश को फ्री करना, ये विजन था उनका फ्रीडम फाइटर्स का। वोट इज़ द की टू रीचिंग द स्टेटस ऑफ ए डेवलप्ड नेशन। डेवलप्ड नेशन के स्टेटस पहुंचने के लिए की क्या है,
कौन सी चीज़ मुख्य चीज़ है किसी देश के लिए, डेवलप्ड नेशन के लिए? ये लास्ट लाइन है, टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट एक्सपेंडियट्स ऑल राउंड प्रोस्पेरिटी फॉर द पीपल ऑफ कंट्री। तो टेक्निकल एडवांसमेंट्स है वो किसी भी देश के लिए क्या है, की है डेवलप्ड नेशन पर पहुंचने के लिए, और विजन होना चाहिए। वॉट इज दैट कॉन्स्टेंटली ड्राइव्स द पीपल टुवर्ड देयर गोल, कि कौन सी ये चीज़ है जो कॉन्स्टेंटली लोगों को ड्राइव करती है गोल की तरफ, वो होता है विजन। विजन ड्राइव्स द पीपल कॉन्स्टेंटली टुवर्ड देयर गोल। अकॉर्डिंग टू राइटर वन फ्रीडम फॉर द कंट्री, वोट अकॉर्डिंग टू वोट वन द फ्रीडम फॉर द कंट्री, किस कारण है वो देश स्वतंत्र हुआ था, है ना? तो क्या रीज़न था इसका पोइट के अनुसार? इट इज़ द क्लियरिटी ऑफ द नेशनल विजन। ये देखो नेशनल विजन की क्लियरिटी थी जिसके कारण, अच्छा ये इसका उत्तर है विजन, विजन जिसका ये अगले वाला, ठीक है ना? और वोट वन द फ्रीडम फॉर द कंट्री, किसने देश की स्वतंत्रता, किस कारण देश की स्वतंत्रता हुई, स्वतंत्र रहा, है ना? स्वतंत्र होने का कारण था, देखो ये देखो, इट वेंट इन डीप माइंड्स हर्ट्स ऑफ द पासेज एंड सून इट बिकेम ग्रेट एंड इंस्पायरिंग ड्राइविंग फॉर पीपल कलेक्टिवली प्लंज इनटू द स्ट्रगल। ये देखो ये उत्तर है, इट वेंट द विजन वेंट डीप इनटू द माइंड्स एंड हार्ट्स ऑफ द masses and soon became the great inspiring and driving force of the people to collectively plunge into the struggle for freedom movement। ये इसका उत्तर है। यानी लोगों की जो दिलों और दिमाग में ये जो विजन है वो हद्दे तक गहरा चला गया, और ये एक बहुत बड़ी इंस्पायरिंग ड्राइविंग फोर्स बन गई लोगों की, और वो स्वतंत्रता के संघर्ष में कूदे पड़े, और इसके कारण देश आज़ाद हुआ। ये 9वें का उत्तर है। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स अलाइड। अलाइड का मतलब होता है फ्रेंडली, अलाइड फोर्स से फ्रेंडली होता है, ठीक है। सो ये दोनों पैसेज के क्वेश्चन आंसर है, आप आराम से इनको देख सकते हो कि कौन सा आपका सही हुआ या गलत हुआ, ठीक है। साइंस फेयर एट माई स्कूल, मेरे स्कूल में जो साइंस फेयर है उसका डिस्क्रिप्शन देना है आपको। ये बताना है कि एकदम इवेंट बताने की भाई होल्ड हुआ था, ऐसे आप शुरू कर सकते हो। लास्ट से मंडे, पिछले मंडे को साइंस फेयर इज होल्ड, ए साइंस फेयर इज हेल्ड, हेल्ड रखा गया इन माई स्कूल, मेरी स्कूल में। ऑल द स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड, सभी स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया इन द साइंस फेयर। दे ब्रिंग देयर प्रोजेक्ट्स, मॉडल्स एंड डायग्राम्स इन द साइंस फेयर, उन्होंने अपने प्रोजेक्ट, डायग्राम्स और जो मॉडल्स थे वो साइंस फेयर में लाए, ठीक है। द मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स वर डिस्क्राइब्ड द मॉडर्न टेक्नोलॉजी, अधिकांश प्रोजेक्ट्स मॉडर्न टेक्नोलॉजी को डिस्क्राइब किया था, लाइक हाइडल पावर्स, रेन हार्वेस्टिंग, द सोलर प्लांट, है ना, ये बता सकते हो आप। एग्रीकल्चरल इनोवेटिव्स, है ना, ये आप इसमें बताओगे, ठीक है। ऑल द स्टूडेंट्स दे प्रेजेंटेड देयर मॉडल वेरी ब्यूटीफुल, उन्होंने मॉडल्स को बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रेजेंट किया। ऑल द टीचर्स आस्क्ड टू देम डिफरेंट क्वेश्चन, सभी टीचर्स जिन्होंने अलग अलग क्वेश्चन पूछे। एंड अदर स्टूडेंट्स हु डिडंट पार्टिसिपेटेड, जो स्टूडेंट पार्टिसिपेट नहीं किए, दे ऑल्सो वॉच्ड दीज मॉडल्स इंटेंटिवली, उन स्टूडेंट्स ने इंटेंटिवली मॉडल्स को देखा। एंड ऑल वर प्रेज्ड, सभी ने प्रशंसा की, ठीक है। तो ये आप किसी भी प्रकार से लंबा डिस्क्रिप्शन देने में भी सभी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट हुए, सभी ने भाग लिया, और सभी स्टूडेंट्स ने ये इनोवेशन मॉडल्स, डायग्राम्स और बताए थे, टीचर्स ने उनको प्रशंसा की। अन्य जो भाग नहीं लिया उन्होंने भी उनको इंटेंटिवली देखा, दे इंस्पायर्ड, उन्होंने वो इंस्पायर हुए, है ना। तो पूरा आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हो, यहाँ पर डिस्क्राइब किया ना संभव नहीं थोड़ा सा। राइट ए टास्क 100 to 120 वर्ड्स गिविंग ए डिस्क्रिप्शन फॉर प्रोसेस ऑफ ओपनिंग ए सेविंग बैंक अकाउंट बेस्ड ऑन द हिंट ऑफ द गिवन बिलो। ये सेविंग बैंक अकाउंट खोलने की प्रक्रिया मैंने पिछले इसे मॉडल टेस्ट हुए जो पेपर से पहले जो पेपर दिया था उसमें बताई हुई है कि कैसे सेविंग बैंक अकाउंट खोला जाता है। ओपनिंग ए सेविंग बैंक अकाउंट, फर्स्ट वी हैव टू विजिट द बैंक, पहले बैंक को विजिट करना है। एंड देयर वी हैव टू टेक द एप्लीकेशन फॉर्म, हमें एप्लीकेशन फॉर्म लेना है।
ठीक है। एंड एप्लीकेशन फॉर्म लेना, वी हैव टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, मेंशनिंग द नेम और एड्रेस एंड और आइडेंटिटीज, हमारे एड्रेस आइडेंटिटीज को मेंशन करते हुए एप्लीकेशन फॉर्म है। वी हैव टू अफिक्स फोटोज, डू द सिग्नेचर इन द अलॉटेड प्लेस, अलॉटेड जो स्थान है उस बार सिग्नेचर करना है, फोटो अफिक्स करनी है। वी ऑल्सो अटैच द डॉक्यूमेंट्स फॉर द प्रूफ ऑफ एड्रेस एंड प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और एड्रेस के डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करने। देन वी हैव टू डिपॉजिट द, देन वी हैव टू सबमिट द फॉर्म टू द कैशियर टू द बैंक कलर को हमें सबमिट करना है। डिपॉजिट द अमाउंट फॉर अकाउंट ओपनिंग की जो डिपॉजिट मिनिमम राशि है अकाउंट है वो डिपॉजिट करनी है। ऑल्सो रिक्वेस्ट फॉर द बैंक पासबुक एंड द कैश बुक, चेकबुक और बैंक पास के लिए आप रिक्वेस्ट करनी है। ठीक है, तो ये प्रोसेस होती है बैंक अकाउंट खोलने की। इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स इन लाइफ, स्पोर्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, दे आर वेरी बेनिफिशियल, बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं स्पोर्ट्स। फर्स्ट वी रिमेन्स हेल्दी, अब आप बता सकते हो हेल्दी पर, है ना। स्पोर्ट्स कीप अस मेंटली, फिजिकली एंड इन्वायरमेंटली इन एवरी वे, इट कीप्स अस फिट एंड फाइन, हमें फिट और फाइन रखता है। ठीक है, स्पोर्ट्स कीप अस फ्री फ्रॉम डिजीज, बीमारियों से फ्री रखता है, फ्री फ्रॉम डिजीज, बीमारियों से दूर रखता है। ठीक है, स्पोर्ट्स डेवलप द सोशल बिहेवियर, स्पोर्ट्स है वो सोशल बिहेवियर को डेवलप करता है, सोशल बिहेवियर। लॉट ऑफ स्टूडेंट्स डोंट पार्टिसिपेट इन द स्पोर्ट्स, सो दे आर नॉट ए गुड सोशली बिहेव्ड, वो अच्छे सोशल बिहेवियर नहीं है, वो अच्छी हैबिट्स उनमें डेवलप नहीं होती है। फोर्थ, स्पोर्ट्स टीचर्स द ट्रेड्स ऑफ लीडरशिप, लीडरशिप के गुण है वो हमें टीच कराती है। वी लर्न फ्रेंडशिप एंड लीडरशिप, फ्रेंडशिप और लीडरशिप हम लर्न करते हैं स्पोर्ट्स से। तो स्पोर्ट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट और हमारे जीवन के लिए। ठीक है, अगला देखो, यू आर रश्मिका और रमेश इन सूरत ऑफ सूरत, सूरत की रश्मिका और रमीशा और रमेश और सूरत के। राइट ए लेटर टू द मैनेजर ऑफ द लोकल बैंक, लोकल बैंक के मैनेजर को पत्र लिखना है। ठीक है, आस्किंग इन्फॉर्मेशन फॉर द एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस, एमटीएस की पोस्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट आपने देखा है, एमटीएस स्टाफ के पोस्ट भी बैंक ने एमटीएस स्टाफ के लिए, मनी ट्रांसफ़र जो स्टाफ होता है बैंक का, उस स्टाफ के लिए बैंक ने एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया था न्यूज़ पेपर, वो अखबार में एडवर्टाइजमेंट आपने देखा। प्रेजेंट योर कैंडिडेचर फॉर द सेम, इसके लिए आपकी योग्यता प्रेजेंट करनी भी साहब, मैं इसके लिए आऊँ तो क्या करना है आपको, उस बैंक में सबसे पहले खुद का एड्रेस लिखना है, 124 सी और सूरत। अब आप कोई सा एड्रेस लिख दो, 24 दिसंबर 2024। अब आपको लिखना है बैंक को, तो लिखना है द मैनेजर, कोई सी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या HDFC बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बैंक में ब्रांच लिख जाती है कि कौन सी ब्रांच के हो, आगे आप लिख सकते हो ब्रांच देचू या जो भी है। ठीक है, उसके बाद लिखना है सब्जेक्ट में आपको बताना है किस पोस्ट के लिए, फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस स्टाफ की पोस्ट के लिए मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, अब आपको लिखना है डियर सर। ठीक है, अब आपको बताना है कि आई सा योर एडवर्टाइजमेंट, मैंने आपके एडवर्टाइजमेंट देखा है, फॉर द पोस्ट वेकेंट पोस्ट एडवर्टाइजमेंट फॉर द वेकेंट पोस्ट ऑफ एमटीएस स्टाफ, फॉर द वेकेंट पोस्ट ऑफ एमटीएस स्टाफ की वेकेंट पोस्ट का मैंने एडवर्टाइजमेंट देखा है। आई एम वेल क्वालिफाइड, आप कहोगे मैं वेल क्वालिफाइड हूँ, क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट की यू ये होता है क्वालिफाइड है फॉर दिस पोस्ट, इस पोस्ट के लिए मैं अच्छी तरह से योग्य क्वालिफाइड हूँ। इफ़ यू गिव मी अ चांस आई शैल ट्राई टू सर्व योर कंसर्न, यदि मौका देते हो तो मैं सर्व करने की कोशिश करूँगा। फिर आप अपना बायोडाटा बताओगे, फिर थैंक यू योर से फेथफुली। तो ये एड्रेस, तारीख
किसको लिख रहे हो वो पूरा, फिर ब्रांच, फिर सब्जेक्ट, डियर सर, और उसके बाद ये लिखना है। ठीक है, मैंने इसमें बायोडाटा आना ज़रूरी है। इसके अथवा में भी है रिक्वेस्टिंग फॉर इश्यू एट करेक्टर सर्टिफिकेट। करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए आपको अप्लीकेशन लिखनी है, बिल्कुल सिंपल सी है। तो कोई सा एड्रेस लिख दो, फिर तारीख लिखो, द प्रिंसिपल, है ना, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो भी स्कूल है, सब्जेक्ट है, टू इश्यू करेक्टर सर्टिफिकेट, सब्जेक्ट टू इश्यू करेक्टर सर्टिफिकेट। मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई नीड ए करेक्टर सर्टिफिकेट फॉर माई फॉर अप्लाइंग ए फॉरम इन एनीवेयर। कहीं भी फॉरम अप्लाई के लिए मुझे करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। सो काइंडली ग्रांट, काइंडली इश्यू करेक्टर सर्टिफिकेट, इसलिए कृपया मेरे सर्टिफिकेट इश्यू करें। थैंक यू, योर्स ओबीडियंटली, आगे लिख दो। तो ये बिल्कुल सिंपल है, करेक्टर सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन है ये आपके, जैसे टीसी की लिखते हो वैसे ही है। आगे सेक्शन सी, सेक्शन सी में क्या है देखो, ग्रामर आई है। सी इज एन इंजीनियर, एन आएगा। ऑल द मेंबर्स, ये ऑल द मेंबर्स आएगा, ऑल द मेंबर्स ऑफ द कमिटी ऑफ स्टडी। ही आस्क्ड मी इफ आई हैव एनी क्वेश्चन, लेट मी पुट ऑन सम क्लॉथ्स, मुझे कुछ कपड़े पहनने दो। सनराइजेज होगा, ये परमानेंट एक्शन, यूनिफॉर्म एक्शन है, यूनिवर्सल एक्शन है। नाउ ए डेज है, प्रेजेंट में कार्य हो रहा है, तो क्या आएगा, वी आर रीडिंग आएगा। बिफोर के बाद सेकंड फॉर्म आए तो बिफोर से पहले हेड प्लस थर्ड फॉर्म आएगा, हेड डाइड। बिफोर के बाद फर्स्ट फॉर्म आई है तो पहले विल रेन सही है, विल रेन। ठीक है, मे आएगा, मे आई कमीन्स, और आप बोलते ही हो। इलेक्ट्रिक प्रोहिबिशन होता है, मनाही, मनाही होता है मस्ट नोट। ठीक है, पोलाइट रिक्वेस्ट कुड ही होता है, कुड और वुड भी हो सकता है। ठीक है, लेस पोलाइट थोड़ा होता है, फॉर्मल पोलाइट रिक्वेस्ट होता है। पास्ट बिट वुड यूज होता है, वुड या यूज टू, तो ये मॉडल्स। ग्रैंडफादर पोर्ट्रेट हैंग अबो, ये मेटल पीस, अबो, अबो आएगा। ठीक है, अक्टूबर कम्स, अक्टूबर कम्स आफ्टर या बिफोर नवंबर, अक्टूबर है वो बिफोर नवंबर, नवंबर से पहले आता है तो बिफोर आएगा, आफ्टर नहीं आएगा। ही हैड ए कट ऑन हर आराम्स, उसकी बाँह पर कट लगा है। सिटी स्कैन मशीन मम्मी हेड टू टो, सिर से लेकर पैर तक, सिर से पैर तक, तो क्या आएगा, टू। तो बिल्कुल सिंपल ये ग्रामर, आप इजीली इसको देख सकते हो। वॉट वॉज द पर्पज ऑफ द राइटर इन मेकिंग द COS, COS का पर्पज क्या था, टू डुप्लीकेट करने का था, टू डुप्लीकेट राउंड द वर्ल्ड वॉयज मेड 200 अर्लियर बाय कैप्टन जेम्स कुक। कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा जो जेम्स कुक 2 साल पहले जो यात्रा की गई थी उसको डुप्लीकेट करना उसका उद्देश्य था। वो डिड दे डू मेक देयर वॉयज सक्सेस, उनकी यात्रा सक्सेस करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रैक्टिस की, है ना। स्पेंट ऑल और लेजर टाइम, सभी लेजर टाइम उन्होंने बिताया था। ओनिंग सी फायरिंग स्किल, सी फायरिंग स्किल्स को ओनिंग करने के लिए। दूसरा, वोट वॉज द स्पेशल अबाउट हर बोट, बोट के बारे में स्पेशल क्या था, बोट थी, बोट वॉज 23 मीटर लॉन्ग, 30 टन वुडन हल्ड ब्यूटी, प्रोफेशनली बिल्ड किया गया था इसको। ये तीसरा, फर्स्ट लेग ऑफ द जर्नी टेक देम, पहली जो जर्नी थी उनको कहाँ ले गई ना, वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन, केप टाउन तक ले गई। ये चौथा, वेन हुम डिड यू टेक विद देम बिफोर हेडिंग ईस्ट, ईस्ट की तरफ जाने से पहले उन्होंने किसको लिया, 2 क्रू मैन को लिया, 2 क्रू मैन, लारी वीजिल और स्विस हेर्ब स्वेगलर, इन दोनों को लिया था। ये पांचवा, फाइंड आउट द मीन फ्रॉम द जर्नी ऑन सी, वो एज होता है, वो एज। ठीक है, इसके अथवा में भी एक पैसेज है, वो भी बहुत सिंपल है, सिंपल है एकदम, क्वेश्चन पेपर है, आप इजीली कर सकते हो। वोट मेड द ऑथर लिव विद द ग्रैंडफादर इन द वो विलेज, किस कारण वो विलेज में रहे थे, बिकॉज हिज पेरेंट्स लेफ्ट हिम एट विद हर एट विलेज, बिकॉज हर पेरेंट्स लेफ्ट हिम, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उसको छोड़ दिया दादी के पास रहने के लिए, एंड दे वेंट टू सिटी, और सिटी के लिए चले गए। वाई डिड ऑथर्स ग्रांड मदर से हर मॉर्निंग प्रेयर एंड सिंग सॉन्ग मैनर, एंड उसके हाउ वाई डिड द ऑथर्स ग्रांड मदर से हर मॉर्निंग प्रेयर एंड सिंग सॉन्ग मैनर, बिकॉज सी इज़ वेरी रिलीजियस लेडी, बहुत ही रिलीजियस लेडी थी, एंड सी ऑलवेज है ना सिंग ऑडिबल प्रे, सी प्रे इनऑडिबल, मॉर्निंग प्रेयर को सिंग सॉन्ग में वो कहती थी ऑडिबल, सी वॉज ए रिलीजियस वुमेन, वो रिलीजियस वुमेन थी इसलिए वो गाती थी।
What did he ate in her breakfast? ब्रेकफास्ट क्या कहते हैं? स्टेल चपाती। ब्रेकफास्ट वो स्टेल चपाती, स्टेल है चपाती, स्टेल चपाती वो खाते थे। ठीक है, विद शुगर एंड बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट। शुगर और बटर उस पर स्प्रेड करके वो खाते थे, शुगर और ब्रेड उस पर स्प्रेड करते थे। ठीक है। फॉर हुम डिड ग्रांड मदर कैरी स्टेल चपातीज? फॉर द स्ट्रे डॉग। स्ट्रे डॉग के लिए दादी माँ क्या करती थी? चपाती लाती थी। ठीक है, डॉग्स, स्ट्रे डॉग्स के लिए साथ में चपाती लाती थी। औथस ग्रांड मदर प्रिपेयर हिम फॉर स्कूल। कैसे प्रिपेयर करती थी? सी बेस्ड हिम, उसको नहाती थी। सी बेस्ड एंड ड्रेस्ड मी इन होप दैट आई वुड लिसन एंड गेट नो बाई एट हार्ट। वो स्नान कराती थी, ड्रेस पहनाती थी, और ताकि मैं उसको दिल से जान सकूं। और क्या करती थी? सी वुड फेच वुडन स्लेट दैट आई ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विद द येलो चाक। और क्या करती थी? वो लकड़ी का स्लेट भी लाती थी, टाइनी अर्दन इंक पोट और रेड पेन टाई, ये सब को बंडल में लाती और मुझे दे दी थी। ये लंबा आंसर है, अभी कैसे तैयार करती थी। कंटिन्यूसली, कंटिन्यूसली का यहाँ अर्थ है कॉन्स्टेंटली। ये देखो, कंटिन्यूसली कह दो, कॉन्स्टेंटली कह दो, कॉन्स्टेंटली, लगातार। ठीक है, तो ये बिल्कुल ईजी आंसर आप कर सकते हो। अब देखो आगे क्वेश्चन आंसर है। हु डिस्कवर टच टम एंड वेन? कार्टर डिस्कवर किया था, कार्टर डिस्कवर द तट। अब तारीख आप लेसन में देखना। वेन डिड द नेरेटर सेट आउट फॉर हिज जर्नी? नेरेटर ने यात्रा कब शुरू की थी? ये पैसेज में ही आया पड़ा है, कब शुरू की थी? ये भी पैसेज आया था, जुलाई 1976 को शुरू की थी। जुलाई 1976 को उन्होंने यात्रा शुरू की थी, जुलाई 1976 में यात्रा शुरू की थी। वाई डिड ग्रैंड मदर हेट म्यूजिक? ग्रैंड मदर म्यूजिक को हेट क्यों करती थी? ग्रैंड मदर थिंक्स दैट म्यूजिक इज द सेंटर ऑफ ए हार्लोट्स। वो कहती थी कि जो म्यूजिक है वो वेश्याओं का सेंटर है, म्यूजिक है वो कुछ नहीं है, विलासिताओं का घर है, ये वो सोचती थी। हाउ आर द अर्थ प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम आर डिप्लीटेड? पृथ्वी के जो प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम है, कौन कौन से पृथ्वी प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम? फॉरेस्ट है, लैंड है, ग्रास लैंड्स, ग्रास लैंड, फिशरीज, मछली पालन है, फिशरीज, FISHERIES, फिशरीज। एंड एक और है ये क्यों डिप्लीवेट हो रहे हैं? बिकॉज द इंक्रीजिंग ऑफ द पॉपुलेशन, जनसंख्या के बढ़ने के साथ ही फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, फिशरीज और आर डिप्लेटिंग एट अलार्मिंग लेवल, बहुत ही अलार्मिंग लेवल पर ये डिप्लेट हो रहे हैं। मेंशन द वे इन विच द स्पैरोज एक्सप्रेस दियर सोरो वेन, तो ऊपर वाला छोड़ दिया। हाउ डिड ग्रोथ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन अफेक्ट और प्लेनेट? वर्ल्ड पॉपुलेशन की ग्रोथ से हमारे प्लेनेट को कैसे प्रभावित किया? देखो, वर्ल्ड के ग्रोथ होने से जो हमारे फॉरेस्ट थे, रिजर्व फॉरेस्ट, दे आर एक्सप्लॉइटेड वेरी बैडली। ओके, फॉरेस्ट वर क्लियर्ड फॉर मेकिंग द लैंड कल्टिवेटेड टू ग्रो मोर हार्वेस्ट। ज़्यादा से ज़्यादा हार्वेस्ट ग्रो करने के लिए फॉरेस्ट को क्लियर किया गया। ग्रास लैंड्स वर कन्वर्टेड इनटू ए बैरन लैंड, ग्रास लैंड्स थे वो बैरन लैंड्स में कन्वर्ट हो गए थे। फिशरीज और फिशिंग इज कॉमन एवरीडे, क्योंकि प्रोटीन हंगरी वर्ल्ड को प्रोटीन की पूर्ति पूरा करने के लिए और फिशिंग कॉमन हो गई, और लगभग पूरा जो समुद्री जो मछलियाँ थी उनको लगभग खाली कर दिया गया। तो बढ़ रही जनसंख्या ने जो हमारे प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स थे उनको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। मेंशन वेन इज द स्पैरोज एक्सप्रेस दियर सोरो वेन द ग्रैंड मदर डाइड? दादी माँ मर जाने के बाद स्पैरोज ने कैसे अपना दुख एक्सप्रेस किया? स्पैरोज has the very close relation with the grandmothers. When the grandmother feed the sparrows, they sit on her hands and legs, and they didn't go away at the frivolous revolts, यानी हल्की फटकारों से उड़ते नहीं थे। So they are the close relation. When the grandmother died, so they gathered in the वरामदा में gathered हो गए in a very sorrowful मूड, बहुत ही दुखी मूड में। वेन द राइटर्स मदर थ्रो सम ब्रेड क्रम्स टू देम, दे डिडंट एट देम। जब
लेखक की माँ ने उनको टुकड़े डाले थे ब्रेड के, तो उन्होंने खाए नहीं। नेक्स्ट डे स्वीपर पुट देम इनटू द डस्टबिन, अगले दिन स्वीपर ने उनको डाल दिया। तो इसका कहने का मतलब है कि सफेरोज भी दादी माँ के मरने से बहुत दुखी थे, उन्होंने खाना तक नहीं खाया। डिस्क्राइब द मेंटल कंडीशन ऑफ द वॉयजर्स ऑन द 4 and 5 जनवरी। 4 and 5 जनवरी को कैसी कंडीशन थी? दे आर वेरी सैडफुल, दे आर वेरी सैड बिकॉज दे थॉट दैट दे आर डेफिनेटली गोइंग टू डाई। देयर होल स्टारबोर्ड साइड ऑफ द होल लारबोर्ड साइड ऑफ द boat was bulged in and water was coming from each and every wave। हर लहर से पानी अंदर आ रहा था। देयर इज वेरी माइल्ड चांस टू सर्वाइव, सर्वाइव होने के बहुत ही हल्के चांस थे। दे डेफिनेटली गोइंग टू डाई, उनके मन में यही था कि पक्का वो मरने जा रहे हैं। फ्यूनरल ट्रेजर्स ऑफ द टट, टट का जो फ्यूनरल ट्रेजर्स था वो क्या था? देखो, किंग टट वॉज ब्यूरिड विद एवरी डे थिंग्स। दे थॉट दैट द टट विल यूज देम आफ्टर द डेथ। दे बिलीव इन द रीबर्थ, रीबर्थ में बिलीव करते थे। उनको पता था कि जैसे ही टट की मृत्यु, तो मृत्यु के बाद वो इसको यूज करेगा। तो दे वर ब्यूरिड विद एवरी थिंग्स एंड ही वॉज कवर्ड विद द गोल्ड, गोल्ड से उसको सना गया था। एंड देयर आर लॉट ऑफ एवरीडे थिंग्स लाइक द ग्रेन्स, अनाज थे, एंड देयर आर द गुड क्लॉथ्स, कपड़े थे, गोल्ड, सिल्वर्स, तो ये सब कुछ बर्तन उसके साथ दफनाए गए थे। तो उसको ट्रेजर कहा गया, ठीक है ना। नाउ शी हैज़ बिन डाइड नियरली एज मेनी एज ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड। अब उस उतने ही साल हो गए जितने साल वो लड़की के रूप में रही थी। ऑफ दिस सर्कमस्टेंस, और इस स्थिति में देयर इज नथिंग टू से, कुछ नहीं कहना है। साइलेंस साइलेंस साइलेंस। ये फोटोग्राफ पोइम है, फोटोग्राफ पोइम्स लिखा है। तो आपको इसका रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट लिखना है। सबसे पहले लिखना है रेफरेंस, रेफरेंस में लिखना है दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम फोटोग्राफ। ये है वो फोटोग्राफ पोइम से लिया गया है। अब इसको अडग हक्सली ने लिखा है, किसने लिखा? तो इट इज़ कंपोज्ड बाय द पोइट का नाम लिखना है। कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट में लिखना है इन दिस पोइम द पोइटेस इज वेरी सैडफुल एंड सी एक्सप्रेसिंग दैट द लाइफ इज ट्रांजिटरी, हर मदर इज पास्ड दैट वंस ए यंग इन द फोटोग्राफ, जो कभी फोटोग्राफ में यंग थी वो पास हो गई। तो ये कॉन्टेक्स्ट है इसका। और अब आपको लिखना है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में आपको बताना है कि क्या लिखा है। इन दिस लाइन द पोइटेस सेज दैट हर मदर हैज़ बिन पास्ड since long ago and she has passed so many years ago as she lived as a girl in the photograph। फोटोग्राफ में वो जितने साल की लड़की थी उतने साल उसको पास हुए हो गए। सो आई कांट से एनीथिंग इन दिस ट्रांजिटरी सिचुएशन ऑफ द लाइफ, लाइफ की जो ट्रांजिटरी स्थिति है, क्षण भंगुर स्थिति, उसके मैं कुछ नहीं कह सकता था कि जीवन है कोई भी परमानेंट नहीं है, स्थायी नहीं है, सब कुछ है वो तुरंत बदल रहा है। अगला है लेबरम टॉप। लेबरम टॉप लेबरम पोइम से लिया गया, तो यही रेफरेंस इसमें लेबरम पोइम लिखनी है। लेबरम लिए गए, किसने लिखा ये भी बताना है। कॉन्टेक्स्ट में बताना है कि व्हाट इज़ द सिचुएशन ऑफ द लेबरम टॉप। द लेबरम टॉप इज साइलेंट एंड द बर्ड गोल्ड फिंच हैवंट अराइव्ड येट, और गोल्ड फिंच अभी आया, गोल्ड फिंच चिड़िया अभी आई नहीं थी। तो डिस्क्राइब्स द साइलेंस एटमोसफियर ऑफ द लेबरम टॉप, लेबरम टॉप के जो साइलेंट सिचुएशन है उसको डिस्क्राइब कर रही है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में आपको बताना है भी ये क्या, इसमें क्या बताया गया। द पोइट सेज द लेबरम टॉप इज सो क्वाइट एंड इट इज़ द टाइम ऑफ आफ्टरनून एंड द सनलाइट was falling in broad daylight। there is very hot time, है ना। The leaves of the laburnum top is yellowing and its seeds were fallen and the goldfinch it is just silence at the time when the goldfinch comes a twitching syrup, when the goldfinch came with a twitching syrup, suddenness startled and branch of the day। it means that when the goldfinch come suddenly there is a noise of chirping and startlement started at the branch or end। तो ये आपको किसी एक्सप्लेन करना है, रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है ना। Why is the image of engine evoked by the poet? कवि ने
इंजन की इमेज क्यों उपयोग की है? बिकॉज इंजन इज द मेन थिंग इन एनी व्हीकल। किसी भी व्हीकल में इंजन इज द मेन थिंग, इट ड्राइव्स द व्हीकल, ये व्हीकल को ड्राइव करता है। सो सेम इज द गोल्ड फिश बर्ड इज द इंजन ऑफ हर फैमिली। गोल्ड फिश बर्ड है वो अपने परिवार का इंजन है। ओके, वॉट वर टू वॉइसेज इन द पोइम? पोइम के दो वॉइसेज कौन सी है? वन वॉइस इज ऑफ वन वॉइस, वन वॉइस इज द पोइट्स, एक वॉइस तो है वो पोइट्स की है। सेकेंड एंड सेकेंड वॉइस इज द वॉइस ऑफ रेन। दूसरी कौन सी है? वॉइस ऑफ रेन, रेन की बारिश है। पहले पोइट पूछता है बारिश से कि हु आर यू, तुम कौन हो? देन द रेन रिप्लाइज, फिर रेन उत्तर देता है कि द आई एम द सॉन्ग एंड द पोइम ऑफ द अर्थ। मैं पृथ्वी की कविता हूँ। इटरनली आई रेज फ्रॉम द अर्थ, नियमित रूप से पृथ्वी से रेज होती हूँ। एंड आई कम डाउन टू वॉश द एटम्स ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के एटम्स को धोने के लिए मैं हर जाती हूँ, वापस से आती हूँ। ये वापस बारिश जवाब देती है। तो दो वॉइस, एक तो कवि की आवाज़ है और दूसरी बारिश की आवाज़ है। वोट द वर्ड कार्डबोर्ड डिनोट इन द पोइम and what has this word been used? Cardboard denote for a photograph here. The cardboard means the photograph of the poetess grandmother and her two cousin girls, की फोटोग्राफ में है जो उसकी मम्मी और उसकी दो चचेरी बहनों का है। कार्डबोर्ड इज यूज्ड फॉर परमानेंस, दैट द मदर हैज पास्ड अवे बट द कार्डबोर्ड इज स्टिल देयर। मदर पास हो गई है लेकिन कार्डबोर्ड अभी भी है, उसका कुछ नहीं हुआ। ठीक है, समराइज द आइडिया ऑफ द वॉइस ऑफ द रेन। वॉइस ऑफ द रेन के आइडियाज़ को समराइज करना है। देखो, वॉइस ऑफ द रेन इज द पोइम इन विच द राइटर टेल्स द क्वालिटीज ऑफ द रेन। रेन की क्वालिटीज बता रहा है। फर्स्ट राइटर आस्क द रेन हु इज द रेन, पहले पूछता है कि बारिश कौन है। बारिश रिप्लाइज, खुद बारिश रिप्लाई करती है और पोइट उसको ट्रांसलेट करके कहता है कि द रेन इज द पोइम ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की कविता है वो रेन है। एंड इट इटरनली राइज फ्रॉम द अर्थ, पृथ्वी से लगातार वो राइज होती है। एंड कम डाउन और अर्थ, पृथ्वी पर वो वापस आती है। टू वॉश द मोलिक्यूल्स एंड एटम्स ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के जो मोलिक्यूल्स और एटम्स उसको धोने के लिए। इट क्लीन्स द अर्थ, पृथ्वी को क्लीन करती है। टू फीड द अर्थ, पृथ्वी को खिलाने के लिए आती है। तो ये इसका समराइजेशन है। 3 स्टेंजा डेपिक्ट 3 डिफरेंट फेजेज, वोट आर दे? फोटोग्राफ पोइम में 3 स्टेंजर, तीनों चीज़ें अलग अलग डेपिक्ट कर रहा है। देखो, फोटोग्राफ में पहली स्टेज है वो है कार्डबोर्ड, ये दिखा रहा है कि 17 ईयर्स ओल्ड या 30 ईयर्स से नहीं 10 ईयर्स ओल्ड, 10 ईयर्स से ओल्ड हर मदर, जो 10 साल की उसकी मम्मी है, उस मम्मी की स्थिति बता रही है कार्डबोर्ड पर। अब वो कह रही है मम्मी जब जन्म लेके का जन्म हो गया और उसकी मम्मी बड़ी हो गई, 30 साल की हो गई, तब वो फोटोग्राफ को दोबारा बताती है। और लास्ट स्टेज जब ये बता रही कि मम्मी है वो पास अवे हो गई, है ना, पास अवे, गुजर गई। अब वो दुखी है कि कभी वो छोटी थी, कभी 30 साल की थी और फिर वो पास से हो गई, तो वो दुखी स्थिति में है। तो ये 3 स्टेंजा तीनों चीज़ों को डिपिक्ट कर रही है। करेक्टर स्केच ऑफ मिसेज डोरलिंग, मिसेज डोरलिंग का करेक्टर स्केच बताना है। मिसेज डोरलिंग वॉज ए वेरी ग्रीडी वुमेन, बहुत ही लालची वुमेन थी। सी टुक द एवरीथिंग फ्रॉम द राइटर्स मदर्स लगेज, राइटर की मम्मी की जो सामान है वो ले गई थी। सी डिडंट वांट टू गिव एनीथिंग टू द राइटर, राइटर को कुछ नहीं देना चाहती। जब वेन सी गोज टू आफ्टर द वार, जब वो युद्ध के बाद जाती है डोरलिंग के घर राइटर, तो वो वापस सामाने नहीं देते। तो सी वॉज ए वेरी ग्रीडी वुमेन, बहुत ही लालची महिला थी। वॉट इज़ द मैसेज कन्वेड थ्रू द प्ले मदर डे? मदर्स डे के माध्यम से कौन सा संदेश दिया जा रहा है? मदर्स डे संदेश दे रही है कि वी शुड रेस्पेक्ट द मदर्स, मदर्स की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। मदर्स बियर एवरीथिंग, द टॉर्चर ऑफ द पेरेंट्स, द टॉर्चर ऑफ द हस्बैंड्स, हस्बैंड्स के और पेरेंट्स के टॉर्चर वो सहन कर रही है। तो वी शुड रेस्पेक्ट द मदर्स, मदर्स की रेस्पेक्ट कर देनी चाहिए। अदरवाइज वेन द मदर विल टर्न क्रूअल, यदि मदर क्रूअल हो गई है तो बहुत कुछ से बदल सकती है। सो वी शैल रेस्पेक्ट द मदर, यही इसमें मैसेज है।
गैरोग्लेनियन फैमिली फेमस किस लिए है? फॉर ऑनेस्टी। गैरोग्लेनियन फैमिली फेमस फॉर ऑनेस्टी के लिए फेमस है। हु वॉज द जॉन बायरो? जॉन बायरो वॉज ए फार्मर, एक फार्मर है। हुज हॉर्स वॉज स्टोलन बाय द क्या नाम था? आरम। आरम के द्वारा ये उसका घोड़ा चुरा लिया गया था, तो वो फार्मर है एक। वाई द नेरेटर गो टू 46 मार्कोनी स्ट्रीट? 46 मार्कोनी स्ट्रीट नेरेटर क्यों जाती है? नेरेटर गोज टू 46 मार्कोनी स्ट्रीट टू टू हर ओल्ड टू हर मदर्स ओल्ड एक्यूटेंस मिसेज डोरलिंग। मिसेज डोरलिंग जो उसकी मम्मी की ओल्ड एक्यूटेंस वहाँ पर जाती है टू टू गेट बैक द हर लगेज, अपना सामान वापस लेने के लिए। विच वर गिवन बाय हर मदर बिफोर द वॉर? युद्ध से पहले उसकी मम्मी ने उसको दिया, उसको वापस लेने के लिए 46 नंबर एड्रेस पर जाती है। वेन डिड शाहिद पास अवे? शाहिद कब पास हुआ? एक्चुअल डेट याद नहीं है, आप देखना। मुराद वॉज द कंजिन ऑफ आरम? मुराद है वो आरम का कंजिन है, ठीक है। बाय वोट नेम डिड मुराद कॉल द हॉर्स वेन आस्क्ड टू रन? दौड़ने के लिए कहा जाता तो कौन से नाम से पुकारता? घोड़े को वजीर नाम से पुकारता। मेटल ऑफ कटलरी मिसेज एस हाउस मेड ऑफ? मिसेज एस के घर में जितने भी मेटल ऑफ कटलरी थे वो किससे बने हुए थे? सिल्वर के बने हुए थे। सो दीज आर द क्वेश्चन आंसर एंड इम्पोर्टेंट question answer for the 11th class half yearly exam. So learn it, okay, and subscribe my channel for the future videos. Thank you.